गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। भीड़ में खोया आदमी हम पढ़ रहे थे और अब तक हम लोग ने स्टोरी में जो पढ़ा है उसको मैं एक बार रिकैप कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो इस कहानी के जो लेखक है वो लीलाधर शर्मा पर्वती जी हैं। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ एक्चुअली मेरे बुक में ये चैप्टर नहीं है तो मैंने इसको फोटो कॉपी कराया है, जेरोक्स कराया है। आपको दिखा देती हूँ। लीलाधर शर्मा पर्वती जी हैं। ठीक है, आप जानते भी हैं, इस ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं ना, हाफ पार्ट हमने इसका पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लीलाधर शर्मा जी ने हमें बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण है उसको यहाँ बताने का प्रयत्न है। उनका मानना है इसका मुख्य उत्तरदायी जो है मनुष्य ही है। ठीक है, और किस तरह से मनुष्य को इन सब समस्याओं का अपने निजी जीवन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको भी यहाँ पर दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने एक कहानी बताई है जिसके मुख्य पात्र श्यामलाकांत जी हैं। ठीक है, और श्यामलाकांत जी का परिवार जो है काफ़ी विस्तृत है। उसके परिवार में 9 लोग हैं और लेखक स्वयं भी इस कहानी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्यामलाकांत जो है वो श्यामलाकांत के मित्र हैं। लेखक जो है श्यामलाकांत के मित्र हैं और श्यामलाकांत के द्वारा लेखक को जो है उनकी बेटी की शादी में हरिद्वार आने का आमंत्रण मिलता है और उसके लिए जो है लेखक जो है हरिद्वार जाने का निर्णय लेते हैं। और जब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आरक्षण का जो लाइन है काफ़ी लंबी है। वो भी लाइन में खड़े रहती है, लेकिन जब उसका टर्न आता है, उनकी जब समय आता है रजिस्ट्रेशन कराने का, तब उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है क्योंकि सभी गाड़ियाँ जो है फुल हो गई है, उसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर जाना था, श्यामलाकांत की बेटी की शादी में जाना था क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने टिकट लेकर ही यात्रा करना उचित समझा। और जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुँचे, जिस दिन उनकी ट्रेन थी हरिद्वार के लिए, और जब उस दिन जब वो स्टेशन में पहुँचे तो देखते हैं गाड़ी काफ़ी भीड़ से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि गाड़ी के दरवाजे से वो अंदर प्रवेश करने में भी असमर्थ थे। तब वो एक कुली की सहायता से वो जो खिड़की के माध्यम से गाड़ी में प्रवेश कर पाते हैं और फिर वहाँ से लक्सर से वो हरिद्वार के ट्रेन बदलते हैं और फिर हरिद्वार पहुँचते हैं। और हरिद्वार पहुँचने पर श्यामलाकांत का जो सबसे बड़ा बेटा होता है दीनानाथ, वो उनको स्टेशन लेने के लिए आता है। और जब बात करते हैं, वो दीनानाथ के बेटे से जब बात करता है तो उनको पता चलता है कि दीनानाथ की पढ़ाई जो है 2 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुकी है और वो नौकरी की तलाश में है। ठीक है, और लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। तब पर्वती जी जो है उनको मैंने सलाह देते हैं कि क्यों नहीं वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखा जाता है। तब दीनानाथ बोलता है कि ये काम मैंने पहले ही कर लिया है, लेकिन जब मैं रोजगार कार्यालय में नाम लिखाने गया था तब वहाँ के व्यक्ति ने मुझे ये कहा, वहाँ के अफसर ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे जैसी योग्यता वाले बहुत सारे छात्रों ने ऑलरेडी अपना नाम लिखा दिए हैं। मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, लेकिन जल्दी नौकरी पाने की आशा मत रखना। ठीक है, तो मैं सोचने लगा कि लेखक सोचने लगा कि जब इतने छोटे शहर में ये समस्या है तो बड़े शहरों की क्या बात हो सकती है। इस तरह से फिर लेखक जो है श्यामलाकांत जी के घर पहुँचते हैं। घर जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर जो है मकान जो काफ़ी छोटा है और उसमें सामान भरा है और ऊपर से बच्चों की भीड़ भी है। उसको देख कर ही लेखक का दम घुटने लग रहा था। ठीक है, मैंने श्यामलाकांत से पूछा क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तो फिर श्यामलाकांत बोले हाँ, बोले कि 2 साल पहले यहाँ पर आया था, मकान ढूंढते ढूंढते मेरे चप्पल घिस गए, लेकिन मुझे एक अच्छा मकान नहीं मिला। बहुत मुश्किल से ये छत चुकाने के लिए 2 कमरों वाला मकान मिला है, वो भी गली के अंदर मिला है। ठीक है, तो शहर पहले की तुलना में काफ़ी फैल गया है, लेकिन फिर भी जो है मकानों की कमी हमें नज़र आ रही है। कॉलोनी तैयार बन गई है, लेकिन फिर भी मेरी तरह ना जाने कितने लोग जो है मकानों के लिए भटक रहे हैं, ये श्यामलाकांत जो है बोलने लगता है। ठीक है, भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती आबादी का यही एक दुष्परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो लेखक फिर सोचता है कि ये सब परेशानी का मुख्य कारण तो मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि ही है कि आज मनुष्य को मकान भी नहीं मिल रहे और खाद्यान्न खाने की चीज़ें भी कम पड़ रही हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आज मैं उससे आगे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसी समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उसके पीछे उसकी 3 छोटी लड़कियां 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 लड़के। मैं उनका दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तंभ रह गया। मैंने पूछा कब से अस्वस्थ है, डॉक्टर को दिखा कर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल में गई थी, पर अस्पताल में आजकल रोगी और उसके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेर रहते हैं। तो
जब लेखक श्यामलाकांत जी के घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी जो है जलपान माने नाश्ता लेकर उनके लिए नाश्ता लेकर उनके पास आई। तो क्या देखते हैं कि उसके पीछे पीछे उनकी 3 लड़कियां और 2 बेटे उनके साड़ी का पल्लू पकड़ के उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उनको देखकर लेखक काफ़ी स्तंभ रह गए क्योंकि उनका शरीर काफ़ी दुर्बल थी, ठीक है, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे बच्चे। तब लेखक ने पूछा, क्या आप बच्चे कब से बीमार हैं, आप उनको डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं बोले। तो जब ऐसे ये बात बोलता है तो श्यामलाकांत की पत्नी तो हल्का सा हंस देती है। फिर वो लेखक को बोलती है कि डॉक्टर के पास तो ले गई थी, लेकिन डॉक्टर के पास अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी है कि रोगी और रोगी के संबंधी लोग जो है ऐसे डॉक्टरों को मधुमक्खी के छत्ते की तरह घेरे खड़े हैं, ठीक है, वह भी अच्छी तरह से नहीं देख पा, डॉक्टर भी अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाएगा, इतना भीड़ है, किसको किसको दिखेगा डॉक्टर भी, इतने सारे भीड़ पर एक डॉक्टर कितने डॉक्टर को लेके दिखेगा, ठीक है, वो भी अच्छे से ना किस किस को देखे। आजकल तो ऐसे लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल है, अस्पताल में उमड़ आया है, समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो फिर लेखक की पत्नी बोलती है, लगता है कि अस्पताल में पूरा शहर ही उमड़ आया है, पता नहीं इसकी क्या समस्या है, क्यों इतनी भीड़ है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली सी रहती है, क्या मैंने। फिर लेखक की पत्नी बोलने लगती है, बोले देखिए मेरी तबीयत भी ढीली थी, मैंने मैं भी कमज़ोर हो गई हूँ, सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी, बेटी की शादी है तो कपड़े सिलाने की बात सोची थी, लेकिन क्या हुआ, बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन यह किसी भी दुकान पर गया, वहाँ दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर मजबूरी जाहिर कर दी। तो लेखक की पत्नी बोलती है, लेखक बोल रही है, श्यामलाकांत की पत्नी बोलती है लेखक को कि बोले जब मुझे बेटी की शादी है तो कपड़ा सिलवाना था, लेकिन बेटे को जब कपड़ा सिलवाने के दर्जी के पास भेजी तो दर्जी ने अपने पास पहले से आए हुए कपड़ों को दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि वो अब इस कपड़े को सीकर समय पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती, चोरी में जो मैंने उसको मना करना पड़ रहा है। पहले लोग ग्राहक का स्वागत करते थे, आओ मैंने, लेकिन आज वो ग्राहक को ही मना करे क्योंकि इतना काम हो गया है कि अब वो और अधिक काम लेना नहीं चाहते। फिर भी समय का काम नहीं होता है, फिर भी समय पर काम, आज इतने सारे दुकान खुल गए हैं लेकिन फिर भी लोग जो है समय पर काम नहीं कर पाते हैं। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रहे हैं। तो लेखक की पत्नी बोल रही है कि दुकानें तो खुल गई लेकिन फिर भी, ये जो लाइन है ये लाइन जो है लेखक की बोल रहे हैं, ठीक है, कि लेकिन ग्राहक ये दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों को बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रहे हैं, सोच रहा है लेखक, ठीक है। तभी क्या होता है कि बाहर से जो है श्यामलाकांत का जो दूसरा बेटा है सुमंत, वो थका हारा झुंझला सा स्वर लिए अपनी माँ को पुकारता है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई देता है, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया, ठीक है। तो सुमन जो है राशन लेने गया था लेकिन पूरा दिन वहीं पर उसको लग गया, इतनी भीड़ थी कि पूरा समय उसको वहीं पर लग गया, तो वो थक गया था, इसलिए अपनी माँ को चाय बनाने के लिए कहता है। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को ही नहीं आती थी। फिर वो अपनी माँ को बोलने लगा कि माँ बहुत भीड़ थी, बोले राशन की दुकान में इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और मेरा टर्न आ रहे थे तो बहुत सारा सामान भी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं पूरा राशन भी नहीं ला सकी, फिर भी पूरा राशन नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पूरा राशन भी नहीं ला पाया हूँ। तो ये देखकर लेखक सोचने लगता है, मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकाने पहले से कई अधिक बन गए हैं, बनते जाते हैं, रोजगार के कई नए रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कई अधिक बढ़ गई है, चिकित्सक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। तब लेखक इन सब चीज़ को देखकर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इसका कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले बन रहे हैं, बहुत सारा घर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे रोजगार के नए अवसर निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, रेलगाड़ी बसों की संख्या ही बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर असुविधा है, यहाँ तक कि चिकित्सा में भी काफ़ी चीज़ें बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है, यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है, क्या आदमी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक प्रश्न जो है लेखक स्वयं हमारे सामने रख देते हैं कि इन सब का कारण क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है, उसका मुख्य कारण मनुष्य ही है, ठीक है।
घर में बच्चों की भीड़ है। तो लेखक बोल रहे हैं कि मनुष्य ही तो घर में बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती है, लेखक बोल रहे भले ही हमको ये भीड़ अच्छी लगती है, लेकिन ये तभी तक अच्छी लगती है जब तक हम परिवार के हर एक सभी सदस्य को उसकी हर एक सुविधाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वही भीड़ जो है हमारे लिए दुखकारी बन जाती है, ऐसा लेखक बोलने लगे। बच्चों का लालन पालन सही कि यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। जब हम हर अपने परिवार के हर एक सदस्यों की आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति नहीं कर पाते तब हम ये दुख होने लगता है। ठीक है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? तो बोले अस्पताल में भीड़ क्यों है? कोई अपनी इच्छा से बीमार नहीं होता है। ठीक है। बीमार तो लोग ऐसे ही हो जाते हैं, या नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होता। बीमारी कुपोषण से, गंदे से, संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। तो अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसका कारण क्या है? आजकल उसका सबसे पहला कारण है कुपोषण, मैंने अच्छा भोजन नहीं, बैलेंस डाइट फूड नहीं मिलना। ठीक है। दूसरा कारण है गंदगी, और तीसरा कारण है संकीर्ण मकानों में रहना, छोटे छोटे मकानों में घुस घुस के रहना, ये भी जो है बीमार होने का कारण है। यही यदि सीमित परिवार ही हो, स्वच्छ जलवायु हो, खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो परिवार से बीमारी से बचा जा सकता है। तो लेखक बोल रहे हैं यदि परिवार सीमित हो, परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, तो इसी और मकान घर जो है साफ़ सुथरा हो, और साथ ही जो है वातावरण दूषित ना हो, तो यही जो माने सीमित परिवार से भोजन तो सीमित परिवार रहेगा तो हमें अच्छा खाने के लिए मिलेगा, और स्वच्छ जलवायु भी मिलेगी, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ेंगे? बीमारी से हम बच सकते हैं। तो रेल बस में भीड़ के कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या, देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, सड़क पर घटनाएं होती है, सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं हो पाता। इतना अधिक भीड़ है कि लोग जो है जो नियम कानून बनाए जाते हैं देश में उसका भी पालन नहीं कर पाते हैं। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। ठीक है। धन भी खर्च कर रहा है, समय भी खर्च कर रहा है, शक्ति भी खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जब तक हमारा टर्न आता है तब तक सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही नहीं पाता है। तो मनुष्य आज स्थिति आ गई, आज मनुष्य स्वयं भीड़ में खो गया है। ठीक है। और वह भीड़ में खोया आदमी जो है शायद यह समझ जाता हो कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। यदि मनुष्य समझ जाए कि ये सब जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में हो रही है उसका प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या है, और इस जनसंख्या पर वो रोक लगाए, तभी उसको इस समस्या से समाधान मिल सकता है। मुझे अपने मित्र श्यामला कांत को कि अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विषय को झेल रहे हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे श्यामला कांत को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से उसने अपने परिवार को बढ़ाया है उसके कारण ही उसके जीवन में सब तरह के दुख आ रहे हैं। ठीक है। आज वो स्वयं उस चीज़ को भोग रहे हैं, तो वो स्वयं उस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि हमें परिवार को बहुत अधिक विस्तृत नहीं करना चाहिए, और ना ही विस्तृत करके जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देना चाहिए, बल्कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमेशा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकें। ठीक है। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते सारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला कांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। तो यहाँ पर लेखक ने एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर हमने इस बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसी भीड़ में आकर खो जाएंगे। तो श्यामला कांत बाबू की तरह जो है परिवार बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब हम इसी भीड़ में और इसकी भीड़ में उत्पन्न होने वाली समस्याओं में ही खोकर रह जाएंगे। इसलिए लीलाधर शर्मा पर्वती जी ने हमें ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए, और इसका रोक लगाने का जो मैंने रोक लगाने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य ही समझे, ये जाने कि परिवार को बहुत अधिक विस्तृत करके हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि सीमित करके ही हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं और उसे एक अच्छा जीवन भी दे सकते हैं, इसलिए ताकि हम उस भीड़ में ना खो सकें। ठीक है।
तो ये था आपका भीड़ में खोया आदमी। आप भी ध्यान से पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।